Hello, dear students. We were studying motion in one dimension, and in that motion in one dimension, we had studied several things like distance, displacement, speed, velocity, acceleration. And after that, we have seen the derivation of uniformly accelerated motion. That is, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, and s nth is equal to u plus a by 2, 2n minus 1. So we are having four equations of uniformly accelerated motion. अभी तक हमने जो भी चीजें देखी हैं बेटा, we had studied everything which moves on a plane surface like on road. ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, कार चल रही है, कोई भी बॉडी है, वो बॉडी हमारे अर्थ के ऊपर चल रही है. बट टुडे वी हैव टू स्टडी अवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. व्हाट डू वी मीन बाय मोशन अंडर ग्रेविटी बेटा? If an object is released from a height near the surface of the earth and it is accelerated downwards under the influence of gravity with acceleration equal to acceleration due to gravity, then the object is said to be in free fall condition. मतलब बेटा अब हमें जो भी डिस्कशन करना है वो डिस्कशन हमें करना है वर्टिकल डायरेक्शन में. अगर कोई भी मोशन हो रहा हो, जैसे किसी बिल्डिंग से हमने कोई पत्थर फेंका, किसी बिल्डिंग की तरफ ऊपर छत पर हमने कोई पत्थर फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे हमारे जो मोशन होंगे, ये मोशन क्या होंगे बेटा? मोशन इन अंडर ग्रेविटी कहलाएंगे. और हम इसको ये भी बोल सकते हैं मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस. मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस. तो फ्री फॉल का क्या मतलब है बेटा? फ्री फॉल बॉडी तभी होगी जब कोई भी बॉडी है और उस बॉडी के पास कोई भी इंजन नहीं लगा है, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई भी मशीन नहीं लगी है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल. कि उसके पास अब जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी का मतलब जी के बराबर हमारा एक्सेलरेशन लग रहा होगा. तो सिंपल सी बात ये कि अगर यहां पर हमारे पास ये एक अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस पर कोई भी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से मैंने किसी भी बॉडी को अगर मैंने ड्रॉप कराया, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ड्रॉप कराने का मतलब ये कि इस बॉल के पास या इस बॉडी के पास किसी भी तरीके का इंजन नहीं है जो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे. मैं इंजन की बात बार बार इसलिए कर रहा हूं बेटा कि जब कभी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, लाइक मेरी बाइक है, स्कूटर है, ट्रेन है, ट्रक है, तो इन सबको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है बेटा? इंजन प्रोवाइड कर रखा है. हम एक्सेलरेटर के ऊपर पैर रखते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन गेन कर लेते हैं. लेकिन जब कभी भी हम किसी भी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द अर्थ में मूव कराते हैं बेटा, तो हमेशा एक कांस्टेंट अमाउंट का एक्सेलरेशन लग रहा होता है बेटा, और वो कांस्टेंट अमाउंट का एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज जी. और इसकी वैल्यू आप सब लोगों को 9th स्टैंडर्ड में ही बता दी गई थी. वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा होता है. अब इस तरीके के मोशन कराने के क्या क्या वेज हो सकते हैं कि जो भी हमारी बॉडी है वो बॉडी हमारी फ्री फॉल के अंडर मूव करे. तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो सकती है बेटा? फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि आपने जो भी बॉडी ली है उस बॉडी को, दिस इज अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से टॉप से आपने क्या किया? किसी एक बॉडी को नीचे की डायरेक्शन में मूव कराया. तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर अभी जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी लग रहा है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये कि यही हमारे पास बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग अर्थ के सरफेस से हमने क्या काम किया? एक बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में हमने थ्रो किया. तो ऑब्वियस सी बात है अभी भी जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है बेटा, वो एक्सेलरेशन जी का ही लगेगा. तीसरी कंडीशन क्या? और ये नीचे भी आएगी, इस तरीके से वापस नीचे आएगी बेटा. तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई भी पर्टिकुलर हाइट होगी, इस हाइट के टॉप से हमने इस बॉडी को और ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराया, और मूव कराने के बाद हमने इसको कहां मूव करा दिया बेटा? सीधे इसको ग्राउंड पर फॉल कराया. तो मोशन अंडर ग्रेविटी में
हमारे पास यही 3 तरीके के केस होंगे। सब केस नंबर 1, बॉडी को हमने सीधे सीधे एक बिल्डिंग से नीचे की डायरेक्शन में मूव कराया, बॉडी को हमने सीधे सीधे ग्राउंड अर्थ के सरफेस पर खड़े होकर के ऊपर की डायरेक्शन में फेंका और बॉडी वापस मेरे पास नीचे आ गई। तीसरी कंडीशन क्या होगी बेटा? तीसरी कंडीशन होगी कि जो भी मेरी बॉडी है वो किसी पर्टिकुलर हाइट पर है और उस हाइट से मैंने ऊपर की डायरेक्शन में उसको फेंका और वापस ये कहां आ गई बेटा? ग्राउंड के सरफेस पर आ गई। तो हमें इसी तरीके के 3 केसेस को हमें डील करना पड़ेगा। अब यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है बेटा कि जब कभी भी हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देख रहे थे तो वहां पर हमारी जो इक्वेशंस थी वो इक्वेशंस क्या थी बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, and fourth one is s nth is equal to u plus a by 2 2n minus 1। यही हमारे पास 4 इक्वेशन थी और इन चारों इक्वेशन की खास बात ये कि यहाँ पर सारी चीजें हमें चेंज करके मिल सकती है। इनिशियल वेलोसिटी हमें कभी 0 मिलेगी, कभी 2 मिलेगी, कभी 5 मिलेगी, कभी 10 मिलेगी। फाइनल वेलोसिटी भी हमारी कुछ इसी तरीके से वेरी कर रही होगी बेटा। टाइम भी हमारा डिफरेंट होगा। एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा व्हीकल चला रहा हूँ या खुद में कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सेलरेशन भी कैसा होगा बेटा? डिफरेंट होगा। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 5/2 7/2। ये बात मैं बोल रहा हूं बेटा, डिफरेंट का मतलब ये होगा कि कोई भी एक्सेलरेशन हो सकता है। मेरी बाइक है, मैं अभी बाइक को अगर मैं बहुत कम एक्सेलरेशन पे चलाऊंगा तो स्पीड मेरी 10 मीटर पर सेकंड होगी। उससे थोड़ा और ज्यादा एक्सेलरेट करूंगा तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और ज्यादा उसको एक्सेलरेट करूंगा तो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि उसका एक्सेलरेशन मैं अपने अकॉर्डिंग क्या करा सकता हूं? वेरी करा सकता हूं। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में मेरे एक्सेलरेशन की टेंशन खत्म हो गई। क्यों एक्सेलरेशन की टेंशन खत्म हो गई बेटा? क्योंकि हर पॉइंट पर, हर जगह पर जब भी बॉडी मेरी किसी भी वर्टिकल हाइट के अलोंग मूव कर रही होगी, वहां पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा मेरा, वो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। मतलब अब यहां पर मेरी जो इक्वेशंस हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में, जो हमने पीछे ये तीनों केसेस डिस्कस किए बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड केस, ये जो हमने डिस्कस किए, इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई भी बॉडी विदाउट एनी इंजन या कोई भी ऐसी सोर्स के बिना जो उसको एक्सेलरेट कर सकती है, उसके बिना अगर कोई भी बॉडी मूव करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन जी के बराबर ही होगा। तो अब यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में यही मेरी इक्वेशंस बेटा चेंज हो जाएगी। और कितनी चेंज होंगी देखिएगा। यहां पर v इज इक्वल टू मुझे मिलेगा u प्लस जी टी। क्यों? क्योंकि अब एक्सेलरेशन तो मेरा फिक्स हो गया। एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है? g, और g की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? वहां पर s हुआ करता था बेटा, और ये s जो होता था ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहलाता था। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो h है, ये h हाइट नहीं है बेटा, दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग यही होती है बेटा, लोग इसको हाइट समझ लेते हैं, बट दिस इज नॉट हाइट, दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। So this will be equal to ut plus half gt square. Next is equation number 3, that will be v square is equal to u square plus 2gh, and in this case also h is vertical displacement. Next is h nth, this is u plus g by 2 2n minus 1. Here h nth is vertical distance. This is basically distance, vertical distance in particular second, particular second. ये क्या हुआ करता था बेटा? This was horizontal distance in particular second, in particular second.
तो यहाँ पर ये जो फोर्थ इक्वेशन है, इस फोर्थ इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट का कोई काम नहीं है। यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन के केस में हमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही मिलेगा बेटा। बट बाकी जो हमारी इक्वेशंस हैं, जो ऊपर वाली ये जो इक्वेशंस हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा h है बेटा, दिस h इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका हाइट नहीं है, ये आपका डिस्टेंस नहीं है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हमें जो सॉल्व करने होंगे, थ्योरी हमारी इतनी सी ही है बेटा, लेकिन न्यूमेरिकल्स को डील करते टाइम पर हमें कुछ यहाँ पर साइन कन्वेंशंस को यूज करना है। और वो साइन कन्वेंशन आपको बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए साइन कन्वेंशंस आप यूज करें तो किसी भी एक पर्टिकुलर बुक के आपको साइन कन्वेंशन यूज करने, या तो आप मेरे बताए हुए साइन कन्वेंशन यूज करिए या किसी बुक में दिए गए साइन कन्वेंशन को यूज करिए। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर आप साइन कन्वेंशन के कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम डीलिंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। सो फॉर एग्जांपल, हम सब लोगों को ये बात तो पता ही है कि इस तरीके से हमारी एक्सिस हुआ करती है बेटा, दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा, मैं यहाँ पर जो अजम्पशन लेने वाला हूं वो ये कि जो भी चीज मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी चीज लग रही होगी, नीचे की डायरेक्शन में जो भी चीज लग रही होगी, उसको मैं हमेशा नेगेटिव लूंगा, और जो भी चीज मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी उसको मैं हमेशा पॉजिटिव अज्यूम करूंगा। अब कैसे? जैसे मान लो मैं फर्स्ट वाला केस को अगर मैं डील करूं, तो फर्स्ट वाला केस क्या कहता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, इसकी हाइट सपोज मुझे स्मॉल h दे दी है, ये बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है नीचे की डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी सपोज इसको u प्रोवाइड की हुई है, ये नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये ग्राउंड पर आकर गिर गया। तो बताइए यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो h का ही हुआ, जितनी इसकी हाइट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो सिंपल सी बात, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये नीचे की डायरेक्शन में है या ऊपर की डायरेक्शन में है? ऑब्वियस सी बात, डिस्प्लेसमेंट इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैं h को जो लूंगा यहां पर वो माइनस ऑफ h लूंगा। u अगर मैं देखूं तो u भी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो u इस केस में मैं कैसा ले रहा हूँ बेटा, माइनस ऑफ u लूंगा। g तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, चाहे बॉडी कहीं पर भी मूव कर रही हो, तो g की वैल्यू को मैं हमेशा यहाँ पर इस केस में कैसा ले रहा हूँ बेटा, माइनस ऑफ g ले रहा हूँ। तो जब कभी भी किसी भी बॉडी को किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फॉल कराया जाएगा नीचे की डायरेक्शन में, तो उस केस में मेरे ये साइन कन्वेंशंस होंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स को डील करते हुए जो भी हाइट दी गई होगी मुझे, उस हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ किसमें, अपने इन सारे के सारे फॉर्मूलेज में मैं यही साइन कन्वेंशंस के साथ वैल्यूज प्लेस करूंगा बेटा। तो दिस वाज केस नंबर 1। याद यही रखना है कि ऊपर की डायरेक्शन में सारी चीजें पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन में लगने वाली सारी चीजें मेरी नेगेटिव रहेंगी। यही अगर मैं सेकंड केस देखूं तो सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में मैंने किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, सपोज मैं इसको इस बिल्डिंग के टॉप तक लेकर गया या इस बिल्डिंग से ऊपर भी लेकर गया, चलो कोई टेंशन नहीं है, और वापस ये बॉडी नीचे फॉल करेगी। तो ऑब्वियस सी बात, अगर इस बिल्डिंग की हाइट फॉर एग्जांपल h मान ली मैंने, तो मुझे ये बताइएगा हमारा जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले क्या हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो देखो बेटा, और ये सपोज कैपिटल H हाइट ये ऊपर भी गई है, मतलब H डैश ये ऊपर भी गई है। तो यहां पर अगर हम इस H को हाइट समझ रहे होते तो हम क्या लिख रहे होते, H इज इक्वल टू H प्लस H डैश लिख रहे होते, जो कि क्या हो जाती बेटा, गलत हो जाती, बिकॉज दिस H इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस H इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि ये जो भी हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले हैं उसमें जो h है वो h हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में अगर मैं देखूं बेटा, तो बॉडी को मैंने ग्राउंड से फेंका और बॉडी वापस मेरे ग्राउंड पर आ गई, तो यहां पर जो मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा वो कितना हो गया, 0। यहीं पर जो भी वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में प्रोवाइड की है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मुझे यहां पर कैसी लेनी होगी बेटा, पॉजिटिव,
और जी तो हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि जी की वैल्यू को मैं यहाँ पर कैसे ले रहा हूँ बेटा, नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कभी भी आपका मोशन कुछ इस तरीके का होगा, सेकंड वाले केस जैसा होगा, तो वहां पर आपको साइन कन्वेंशन किस तरीके से लेने हैं, अज्यूम करने। थर्ड केस जो हमें मिलेगा बेटा, वो थर्ड केस क्या होगा कि किसी भी बिल्डिंग से किसी बॉडी को फेंका गया और ये वापस ग्राउंड पर आ गई। इसकी हाइट मैंने स्मॉल h मान ली। तो अब मुझे एक बात बताइएगा कि यहां पर u कैसा होगा बेटा। अब आप सब समझ गए होंगे कि u हमारा पॉजिटिव रहने वाला है, g हमारा कैसा होगा, वो तो सर हमेशा नेगेटिव होगा। बेटा चाहे किसी भी डायरेक्शन की बात हो, g हमेशा हमें कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि g हमेशा अर्थ के टुवर्ड्स लग रही होती है। जी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स दी अर्थ। यहां पर अगर मैं कैपिटल एच की बात करूं तो ये देखो, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। जो भी बॉडी जहां से भी आप प्रोजेक्ट कराते हैं, दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट, और वहीं पर खड़े होकर आपको जज कर लेना है कि कौन सी चीज पॉजिटिव रहने वाली है और कौन सी चीज नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो यहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब यहां से बॉडी ये नीचे जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट कितने का है, एच का है। तो वो भी कैसा रहने वाला है बेटा, माइनस ऑफ एच रहने वाला है। यानी कि जब कभी भी मुझे इस तरीके का केस मिलेगा तो फॉर्मूले में मुझे u की वैल्यू पॉजिटिव, g की वैल्यू नेगेटिव और h की वैल्यू माइनस h। ये सिर्फ मैंने आपको तीनों केसेस इसलिए समझाए ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि कब हमें किस तरीके से साइन कन्वेंशन लेना है। तो जो भी आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है बॉडी का, दिस इज योर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के केस में आपको क्या करना है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर ही खड़े होकर हमें डिसाइड कर लेना है कि u हमारा पॉजिटिव होगा, g नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, यहां से वापस हम आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो इस वाले केस में 0 है। यहाँ पर जो भी हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर खड़े होकर पहले हमें सबसे पहला जो काम करना है बेटा, वो ये कि हमें साइन कन्वेंशन अज्यूम करने हैं। तो u जो है वो मेरा ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। इसको ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये देखो वापस नीचे आ रहा है। बेटा ये फॉर्मूले अपने आप में इतने समझदार हैं कि बॉडी कहां से किधर को मूव करके आई है वो अपने आप ही उसको डील कर लेगी। तो आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर खड़े होते ही सारी डायरेक्शंस अज्यूम कर लेनी है कि यहाँ पर u जो है वो आपका पॉजिटिव, g जो है वो आपका नेगेटिव, और जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो फॉर्मूले आर सेम, और मोशन अंडर ग्रेविटी इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो एक टेंशन खत्म की है तो दूसरी टेंशन आ गई, और वो टेंशन क्या है आपकी, वो टेंशन है बेटा आपकी साइन कन्वेंशन की। तो आप जब कभी भी मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे तो उस केस में आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करने हैं। और साइन कन्वेंशन में सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन decide the sign of physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज के साइन को आपको डिसाइड कर लेना है। कहां पर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर ही आपको फिजिकल क्वांटिटीज के साइन को डिसाइड कर लेना है। अगर वो आपके साइन सही हो गए बेटा तो न्यूमेरिकल अपना कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। थैंक यू सो मच।